नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं हमारा भारत, यानी वो खबरें जो जरूरी हैं, जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक योगी हैं, कोई वारिस नहीं। क्यों कह रहे हैं कि मौका मिला तो वो गोरखपुर का रुख करना चाहेंगे। साथ ही लव जिहाद पर सख्ती, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक क्यों कर रही हैं सरकारें, कौन से नए कानूनों की हो रही है तैयारी, इस पर विस्तार से नजर। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ एक योगी हैं और योगी के रूप में ही काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत माता के सेवक के रूप में देखे जाना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हर मुद्दे पर सीधी बात करते हैं, काम की बात करते हैं। फिलहाल उनका एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। भविष्य में बीजेपी के उत्तराधिकारी बनने के प्रश्न को लेकर बड़ा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं सिर्फ एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। दरअसल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप बीजेपी के राजनीतिक वारिस के तौर पर अपने आप को देखते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि वो बस एक योगी हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत माता के सेवक के रूप में जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि काम करते करते गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म को आगे बढ़ा पाऊंगा। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में गोरखपुर जाने के इच्छुक हैं। वैसे सीएम योगी की बात करें तो वो इस समय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में एक हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, भारी बहुमत से दोनों हाथ ऊपर कर दे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर ही बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी के लिए योगी उपयोगी हैं, लेकिन आज जब वो ये बात कह रहे हैं तो क्या संकेत और संदेश देना चाह रहे हैं। पंकज झा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज, सीएम जब इस तरह से बयान दे रहे हैं तो इस वक्त हम इसको कैसे समझें? देखिए, पिछले कुछ समय से और खास तौर से जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जिसमें यूपी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं थी और बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हुआ था, उसके बाद से चर्चा होने लगी थी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उसी के साथ एक सवाल और भी जुड़ गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, यानी मोदी के बाद फिर कौन। उसमें दो तरह की चीजें कही जा रही है कि अमित शाह को लेकर के और योगी आदित्यनाथ को लेकर के। और ये भी कहा जाता रहा कई बार, हालांकि इसको लगातार खंडन करते रहे योगी आदित्यनाथ कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मतभेद मनभेद इस तरह की खबरें आती रहती है। इसी बात को खारिज किया है और योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से बताया कि जब वो उत्तराखंड से निकलकर गोरखपुर आए थे तब भी इस तरह के सवाल हुए थे। जब उनके गुरु और उनके बीच की बात भी तमाम सारी चीजें कही गई थी। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी यही बात कही गई थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके पास अगर मौका मिला तो वो गोरखपुर जाना चाहेंगे। वो योगी के तौर पर उनकी जो ब्रांड एक छवि है, उनकी ब्रांड इमेज जो बनी हुई है, उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके एक एग्रेसिव हिंदुत्व वाली जो छवि है ना, उसको वो और री इन्फोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और लोकसभा चुनावों के जो नतीजे रहे, एक तरह से वो जरूरत भी है इस वक्त बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बीच खबर ये भी है पंकज कि प्रधानमंत्री और सीएम की मुलाकात भी हुई है। आज क्या चर्चा हुई है, कोई जानकारी? जी हाँ, आज दोपहर 12 बजे करीब 1 घंटे की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की हुई है। इससे पहले जब वो अपने दिल्ली दौरे पर थे या पश्चिमी यूपी में, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई। कई सारी बातचीत के बिंदु हैं। आपको पता है कि बीजेपी के संगठन में भारी फेरबदल हो रहा है। यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए बीजेपी का हेड यूपी में जिसके योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतर संबंध हो, मनभेद और खुटपुट और इस तरह की चीजें नहीं हो। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए दोनों साथ मिलकर काम कर सके।
दूसरा ये होना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार की भी बात कही जा रही है, उसमें 6 सीट खाली है, तो ये उसको लेकर के भी चर्चा हुई, पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, फिर प्रधानमंत्री से, और एक जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के भी बातचीत हुई प्रधानमंत्री से। कुंभ को लेकर, कुंभ की सफलता को लेकर तो बातचीत हुई ही है, लेकिन इन प्रमुख मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से उनकी लंबी बातचीत हुई है। पंकज, एक आखिरी सवाल, तो ब्रांड हिंदुत्व को लेकर अब सीएम ज्यादा अग्रेसिव होंगे से ये अंदाजा लग रहा है, और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी यही एक बड़ा मुद्दा होगा। जी हाँ, इसके अलग अलग मॉडल हो सकता है, अलग अलग प्रतीक हो सकते हैं। कहीं संभल आएगा, कभी होली आएगा, कभी महाकुंभ आएगा, कभी अब चूंकि अयोध्या हो गया तो काशी मथुरा की चर्चा होगी, कभी मुजफ्फरनगर का मॉडल आएगा, कोई न कोई मॉडल आएगा। लेकिन अगले 2 साल तक यकीन मानिए सिक्का कि ये योगी आदित्यनाथ का जो अपना हिंदुत्व का जो मॉडल है, प्रयोग है, वो लगातार चलता रहेगा। उनको ये लगता है कि हिंदुत्व को जोड़कर ही, हिंदू वोटरों को एकजुट करके ही वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 2027 के चुनाव में रोक सकते हैं। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद पंकज। और महाकुंभ के महाआयोजन ने भी बता दिया है कि बीजेपी के लिए योगी कितने उपयोगी हैं। तो और उत्तर प्रदेश से अब चलते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ। बात करते हैं लव जिहाद की, जिसे लेकर राज्य सरकारें सख्त होती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में लव जिहाद कानून की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने वालों को सजाए मौत देने का कानून लाने की बात की है। लव जिहाद के मुद्दे पर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कड़े कानून बन सकते हैं। दोनों ही राज्यों के सीएम ने इसके संकेत दे दिए हैं। पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की जरूरत पर फिर से जोर दिया है। फडणवीस ने शनिवार को बताया कि सरकार लव जिहाद पर कड़ा रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा कि 1 या 2 नहीं, बल्कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें खास मकसद से अंतर धार्मिक विवाह किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक लव जिहाद के करीब 1 लाख मामले हैं और अधिकारियों की एक विशेष समिति इन मामलों का गहन विश्लेषण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला दिवस पर इस कानून को जल्दी लागू करने के लिए आश्वासन भी दिया है। अब देखना ये जरूरी होगा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार इस कानून को कब तक सत्र में पेश करती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल फरवरी में लव जिहाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। फडणवीस ने कहा कि शुरुआत में ये मामले छिटपुट लग रहे थे, लेकिन इनमें एक सुनियोजित तरीका है। हम समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम ने तो बहुत ही कड़े कानून लाने के संकेत दे दिए हैं। भोपाल में महिला दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण के मामलों में अब फांसी की सजा दिलवाने का प्रावधान एमपी सरकार करने वाली है। सीएम ने कहा कि एमपी में जबरन धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि क्या ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं? तो जबरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल उन मामलों के लिए किया जाता है जहां आरोप लगाया जाता है कि किसी मुस्लिम पुरुष ने अपनी पहचान बदलकर किसी हिंदू महिला को शादी के लिए बहलाया। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने ऐलान किया है कि इस तरह के मामलों से सख्त कानून के जरिए निपटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखना होगा कि लव जिहाद को लेकर जो सख्ती की बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारें कर रही हैं वो कितनी जल्द लागू होता है। और एक बार फिर लौटते हैं उत्तर प्रदेश। खबर सीतापुर से, जहां के महोली क्षेत्र में रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लेखपालों समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। हमारी यह खास रिपोर्ट। पत्रकार ने भ्रष्टाचार की पोल खोली तो उसकी हत्या कर दी गई। सीतापुर के महोली निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की सनसनीखेज तरीके से हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शनिवार दोपहर 2:52 पर राघवेंद्र बाइक से जाते दिखाई दे रहे हैं। करीब 18 से 20 सेकंड के बाद बाइक पर सवार संदिग्ध नजर आते हैं जो मुंह पर रुमाल बांधे हुए हैं।
उनके पीछे एक थार भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइक सवार इन्हीं अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। रविवार सुबह हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करने को लेकर पत्रकार के परिवार वालों और पुलिस में झड़प हो गई। परिवार वालों ने कहा था, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बाद में समझाने पर घर वालों ने नैमिषारण्य घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना प्राप्त हुई कि मोहली जाते समय जो ओवर ब्रिज पड़ता है हेमपुर और सीतापुर आने वाले साइड में, ओवर ब्रिज के ऊपर ही राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, शव को यहाँ पर जिला अस्पताल भेजा गया। परिवारीजनों से बात की जा रही है, इससे तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, थाना एमएलए सुल्तानपुर, मोहली, सीओ साहब और स्वाट सर्विलांस की टीम। शीघ्र ही इसका हम खुलासा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पत्रकार के घर वालों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने परिवार को आर्थिक समेत हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। दोषी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। बराबर हमारी प्रशासन और सरकार से बात हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कुछ तो याद रखेंगे कि ऐसी घटना करने के पहले 10 बार सोचेंगे। दुखद है, बहुत दुखद है, निर्मम है और ऐसे जघन्य अपराधी जो है वो छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी पूरी सीधी निगाह रखे हुए हैं इस पर, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मृतक के घर पहुंचे। कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। निश्चित तौर से ये जंगल राज चल रहा है। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। ये झूठे वादे करती है सरकार, ये केवल फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है योगी सरकार। देखिए, इस प्रदेश की जो सरकार है और पुलिस, वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और वहीं पर उनके इस अभिमान को खता बताते हुए जो अपराधी हैं उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज़्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले राघवेंद्र ने धान खरीद में अनियमितता को लेकर खबर चलाई थी। इसके बाद 4 लेखपालों को नोटिस जारी किया गया था। फिलहाल उनकी हत्या के मामले में 4 लेखपाल समेत कुल 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीतापुर से मोहम्मद समीर के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या कई सवाल इस वक्त खड़े कर रही है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की है, जहां की बीजेपी सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूपी पुलिस की आंख निकालने की धमकी दे रही है। तो बीजेपी कोटे से मंत्री दयाशंकर सिंह ऐसे लोगों का कलेजा निकालने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार में शामिल 2 पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है? हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पूरा मामला 5 मार्च का है, जब बलिया में एसडीएम के पेशकार की गाड़ी से एसबीएसपी के कार्यकर्ता की गाड़ी टकरा गई। इसके बाद बलिया के बांसडी थाने में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के एक्शन पर खूब हंगामा हुआ, जिसके नतीजे में आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने जो कहा, उससे सरकार में ही संग्राम मच गया। पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अरुण राजभर का यह बयान यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को नागवार लगा और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एसबीएसपी को नसीहत के साथ धमकी दे डाली। मंत्री दयाशंकर ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है और आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वहाँ पर डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से छूट के जेल से आजा करके मिलते थे। पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था लखनऊ की राजधानी में। आज जोगी जी की पुलिस से कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा।
5 मार्च को बांसडीह कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने के साथ साथ एसबीएसपी कार्यकर्ता उमापति राजभर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था और विरोध जताने पर स्टेनो के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ और खबरें। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशे का खेल जारी है। नालंदा में पुलिस ने तेल के टैंकर में छिपी शराब की खेप पकड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। शराब की ये बोतलें अलग अलग कंपनियों की हैं। होली से ठीक पहले बिहार में पुलिस शराब की अवैध तस्करी को लेकर सतर्क है। नालंदा के धमासंग गांव में हुई इस कार्रवाई के दौरान टैंकर चालक फरार हो गया। पुलिस अब ड्राइवर समेत शराब तस्करों की पहचान में जुटी हुई है। ईटा सरमेरा रोड में धमासंग के करीब एक पेट्रोल टैंकर जो है वो लावारिस अवस्था में खड़ा है। जब इस सूचना का घटनास्थल पर पहुंचकर सत्यापन किया गया तो पाया गया कि टैंकर में विदेशी शराब भरा हुआ है अंदर में, और जब उस पूरे शराब की बरामदगी की गई तो उसमें लगभग 270 बोतल अंग्रेजी शराब 375 ml का वो बरामद किया गया। और अब खबर मणिपुर की, जहां पर हिंसा फिर भड़क गई है। हिंसा की वजह से तनाव की स्थिति वहां पैदा हो गई है। मणिपुर के चुराजंदपुर में प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी की है और रोड जाम कर दिया है। कुकी समुदाय के लोगों ने अनिश्चितकालीन बंद कहा है और उधर कांग पोक कपी इलाके में स्थित शांति रही है। हालांकि फिर लोगों के बीच तनाव देखने को मिला है। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।